जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एरिस्टोटल स्टार्ट किया था। आज हम एरिस्टोटल के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा मैकियावेली डिस्कस होगा। एकदम हम 1500-2000 साल की छलांग लगाएंगे। यू आर गोइंग टू लव द पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम नाउ ऑन। नेक्स्ट क्लास से बहुत रिलेटेबल हो जाएगा ना। अभी क्या है, अभी हम कर रहे हैं फिलोसोफर, दैट टू फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस। जो फिलोसोफर है ना वो एक ट्राई करेंगे, तकरीबन सभी फिलोसोफर क्या ट्राई करेंगे। उनको ये थोड़ी है कि यार हम कुछ आइडियाज़ दे दें कल को इंडिया की पॉलिटिक्स में यूज़ हो जाए, या हम कुछ आइडियाज़ दे दें बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे देंगे। दे आर हेयर ऑन दिस अर्थ टू डिसर्न द रियलिटी कि ये है क्या, ये सारा ताम झाम दुनिया कहाँ से आई है, क्यों एग्जिस्ट करती है। आप अपनी लाइफ में ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपकी चॉइस है। आप इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि अरे दुनिया कहाँ से आई है, हम कहाँ आए हैं, सोल है कि नहीं है, जब दुनिया में जब कोई नहीं था उस समय क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, 5 लाख साल बाद क्या पॉसिबिलिटी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आप एक लेवल और नीचे के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नेक्स्ट इलेक्शंस में मोदी जी जीतेंगे या राहुल गांधी जी जीतेंगे या अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे या कोई नहीं जीतेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत। या फिर आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नई मूवी कौन सी आ रही है, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप पूछना चाहते हो। द पॉइंट इज दिस दैट द पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल, ही रोट ऑन जस्टिस, he wrote on the poets, he wrote on the wealth, on soul, on pleasure, on sciences, on species, on genus, on deduction, on definitions, on political theory, 7 books on political theory, on art of rhetoric, on animals, on motions, on astronomy, on magnets, on proverbs, and even on the river Nile. My point is, एक पूरी किताब सिर्फ उनके टाइटल से भर जाए, उन लोगों को हम पढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स काफ़ी फिलोसफिकल टच भी रहा है पहले 4-5 क्लासेस में। इनफैक्ट फिलोसफिकल टच रहा नहीं है, ये तो आईएएस का पेपर है, बेसिक से लेवल का होता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो दुर्भाग्य है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट द वे वी कवर दीज थिंकर्स। एक 2 क्लास में इंपॉर्टेंट 4 आइडिया जो अपने को पेपर में आएंगे, बस हमने वो पढ़ने होते हैं। उसमें भी विद इन दैट लिमिटेशन आई ट्राई टू काइंड ऑफ इन्वोक सम इंटरेस्ट, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रॉटन लर्निंग हो गई है। मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड आई होप 5-7% काम भी कर रहा हूँ। नाउ आज हम बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ करेंगे 5-6। पहला, जैसे कि मेरिट में और टैलेंट में क्या फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है हम देखेंगे। मेरिट है, मेरिट तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सोसाइटल वैल्यू है। मान लीजिए मैं एमडी डॉक्टर हूँ, रेडियोलॉजी, दुनिया भर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज सोसाइटी मुझे बोलेगी कि आप एक काम कीजिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में भी काम करेंगे तो भी हम आपको 2 लाख रुपए महीने के देंगे और आपकी बहुत इज्जत भी करेंगे हम। डॉक्टर साहब बोलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ है उसकी एक मेरिट है, सोसाइटी में उसकी एक वैल्यू है। ऑन द अदर हैंड मेरे अंदर कोई और टैलेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी अ बाबा जी जो सिर्फ मिर्ची खाते हैं। अब है तो टैलेंट है, अगर बाबा जी ने पिछले 20 साल से सिर्फ मिर्ची खाई है तो एक टैलेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, सोसाइटी को क्या वैल्यू है। या फिर एक बाबा जी हूँ मैं, मान लो कि मैंने ऐसे अपना हाथ ऊपर रखा हुआ 11 साल हो गए। अब अगर देखा जाए तो कितना ज़बरदस्त टैलेंट है, और अदरवाइज देखा जाए तो उसकी स्पिरिचुअल खुद के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी वैल्यू भी है कि पर्सन हैज़ लाइक काइंड ऑफ कंट्रोल दैट पर्सन हैज़ ऑन हिज फिजिकल मैनिफेस्टेशन एज वेल एज मेंटल जो उनकी स्ट्रेंथ है। बट सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, तो इसको हम मेरिट नहीं बोलते। एक और एग्जांपल को, सचिन तेंदुलकर है या कोई भी प्लेयर है, वो जाते हैं और सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाते हैं, और हमारी कंट्री में उस चीज़ को या उस सोसाइटी में उस चीज़ को बहुत वैल्यू किया जाता है। तो क्या होता है, पहले तो वो जब रन बनाते हैं तो वो तो इसलिए रन बना रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है क्रिकेट खेलना। एक टाइम के बाद सचिन तेंदुलकर जी ने चौके छक्के इसलिए थोड़ी लगाए होंगे कि यार थोड़े पैसे बन जाएं, मुंबई में घर भी आ जाएगा, बच्चे की भी स्कूल में एडमिशन करवानी है, थोड़ा टाइट चल रहा हूँ। या आज सलमान खान या आमिर खान या कोई भी फॉर दैट मैटर इन एनी फील्ड, पीपल आर नॉट नेसेसरली एसिंग दैट फील्ड और एक्सेलिंग इन दैट फील्ड बिकॉज उनको लगता है कि यार ऐसा करके मेरा सिस्टम सही चलेगा। वो भी हो सकता है, बट एक इंट्रिंसिक उनको वहाँ से एक हैप्पीनेस आ रही है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है उनके पास उस चीज़ की। सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, फाइनेस्ट क्रिकेटर है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी वन, एंड सो ऑन। बट
सोसाइटी भी उसकी वैल्यू कर रही है। आई कुड बी एन अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर इन इंडिया, और मेरे को बास्केटबॉल ही खेलनी है क्योंकि मुझे वही सही लगता है। कोइंसिडेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उसको मेरिट नहीं मिल रही। मैं बोलता हूँ मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, बोलेंगे अच्छा तेरी हाइट अच्छी निकल जाएगी, बस इतना ही है। ऑन द अदर हैंड मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे IPL में भी लेके जा रहे हैं, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। फिर मैं बहुत अच्छा खेल गया तो फिर एक दिन राष्ट्रपति जी ने भी बुला लिया कि इस बच्चे को हमने देना है अवार्ड, जो भी अवार्ड होता होगा, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड मिलता है, कि ओवर एंड अबव नेशनल अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। ये अवार्ड जो सरकार ने मुझे दिया, अर्जुन अवार्ड, किस बेसिस पे दिया, क्या किया मैंने ऐसा? बोलते हैं मेरिट के बेसिस पे दिया। मेरिट क्या है? सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। डॉक्टर की एक सैलरी है, सपोर्ट स्टाफ की एक सैलरी है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि बोलते हैं सोसाइटी में वो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू करती है। कोई और सोसाइटी होगी, वहाँ पर हो सकता है कि उस चीज़ की कम वैल्यू हो, दूसरी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू हो। जैसे हमारी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल हम किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं? अब चलो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कंट्रोवर्शियल डिबेट, बट पॉइंट बीइंग कि आप ये बात समझ रहे हैं कि टैलेंट एक चीज़ है, टैलेंट मेरिट नहीं है। मेरिट क्या है? जिसको सोसाइटी वैल्यू कर रही है। सिमिलरली से डेजर्ट एंड एंटाइटलमेंट, लेट्स टेक, मैं बहुत, चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। लेट्स टेक कि मैं पहले ही बहुत अमीर था, बहुत अमीर मेरे पास हूँ मैं, और मैं रोड पे जा रहा हूँ और मैंने एक लॉटरी, किसी पर्सन ने बोली कि यार ये लॉटरी आप डालोगे, मैंने डाल दी, मैंने स्क्रैच किया और 1 करोड़ रुपए। अब वो 1 करोड़ रुपए जो है वो मेरे, क्या मेरी एंटाइटलमेंट है कि वो 1 करोड़ रुपए मेरे हों? बिल्कुल हो। क्या कुछ मैंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दिया ऐसा कि वो 1 करोड़ रुपए मुझे मिल रहे हैं? नॉट नेसेसरली ट्रू। क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट है ऐसा? नहीं। तो ये मेरी एंटाइटलमेंट है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक, एक कोई ग्रैंडफादर है जिनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो बहुत रिच है और बहुत ईविल है ऑलरेडी। एक दूसरा बच्चा है जो पुअर है और वेरी नाइस, गुड बॉय। अब ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और ग्रैंडफादर के पास है, या फादर लगा लो, ज़्यादा आपको बेटर सेंस बना देगा, फादर के पास है 1 करोड़ रुपए। अगर ये 1 करोड़ रुपए इस बच्चे को दे देते हैं तो क्या ये बच्चा डिजर्व करता है 1 करोड़ रुपए? नहीं। ईविल है, दादाजी को भी अच्छे से नहीं देख रहा था, पिताजी को कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था, ऑलरेडी बहुत पैसा है इसके पास, तो डिजर्व नहीं कर रहा। बट क्या हो रहा है? एंटाइटल्ड है, हाँ भाई, लीगली पेपर पे लिख के गए हैं तो इसके एंटाइटलमेंट है, इसको मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड इस बंदे के पास एंटाइटलमेंट है कि इसको वो पैसे मिल जाए? नॉट नेसेसरली। ये डिजर्व करता है? पॉसिबली, प्रॉबेबली। तो आज हम थोड़ी सी यही चीज़ें देखेंगे कि सोसाइटी में जो हमारे ऑनर्स हैं, जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी हमारी कंट्री में हमें एज अ सोसाइटी हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमने बोला आओ यार सब लोग इकट्ठे होते हैं, चलो हो गए, आओ अब हम एक काम करते हैं सोसाइटी में ना, हम सब इकट्ठे होकर रिवॉर्ड्स, एक सरकार बनाते हैं और उस सरकार के थ्रू रिवॉर्ड्स देने हैं, नीचे अपॉर्चुनिटीज़ देनी है लोगों को, टाइटल्स देने हैं। किस बेसिस पे दें? किसी हेरिडिटरी बेसिस पे दें कि कोई सबसे ऊपर है फिर उसके नीचे उन परिवार वालों को दें, या मेरिट के बेसिस पे दें, या कोई डिजर्व करता है उसके बेसिस पे दें, डेजर्ट के बेस पे दें, टैलेंट के बेस पे दें, किस बेस पे हम आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएं? तो वो चीज़ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़, सरकार क्यों आई? ये जितनी भी चीज़ें हम आज करेंगे सब सारी डिबेटेबल हैं। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इस चीज़ पे भी डिबेट कर सकते हैं कि हाँ, एक झाड़ू लगाने वाले की और एक डॉक्टर की सैलरी में डिफरेंस क्यों है, इस चीज़ पर आप डिबेट कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आज हम टॉपिक करेंगे लाइक स्लेवरी, लाइक एरिस्टोटल टेक ऑन फैमिली, प्रॉपर्टी, वुमेन, एरिस्टोटल्स टेक ऑन जस्टिस एंड सो ऑन। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आप अगर GS4 का भी जब पेपर पढ़ेंगे, जहाँ से भी आप GS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू विल सी कि आपको
जस्टिस का आइडियाज करवाए जाएंगे कि जॉन रॉस का आइडिया क्या है एंड देन सो ऑन। तो यू विल सी कि अभी तक डिबेटेबल है। जैसे एक अमर्त्य सेन का एक कॉन्सेप्ट है, या अदरवाइज मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि लेट्स से 3 बच्चे हैं, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, और एक कोई खिलौना है, लेट्स टेक कोई फ्लूट, कोई बैंजो, ऐसे करके कोई चीज़ है, लेट्स से फ्लूट। ये बोलता है कि यार ये फ्लूट, एक फ्लूट है, 3 बच्चे हैं, ये बोलता है कि यार मुझे दीजिए बिकॉज मैंने बनाई है, आई हैव वर्कड फॉर इट। ये बोल रहा है कि मुझे दीजिए क्योंकि मेरे पास कोई भी और खिलौना नहीं है, मेरे पास कोई और खिलौना ही नहीं है, मैं वैसे ही गरीब आदमी हूँ, और ये जो है ये बोल रहा है कि ये फ्लूट मुझे दीजिए बिकॉज चेक करवा के देख लो मैं सबसे बढ़िया बजा के दिखाऊंगा। अगेन ये किसको दी जाए फ्लूट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक। तो अब से लेकर, इनफैक्ट अभी से पहले भी ट्रू था ये, पर अब से ऑल द मोर ट्रू कि अब से लेकर टिल द एंड ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस जितनी भी हम चीज़ें करेंगे दे आर गोइंग टू बी हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर, वेरी सब्जेक्टिव। तो आपको ये समझना है, हम थोड़े से ना, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से चलेंगे, नॉट इवन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आई डोंट एग्री विद यू येट आई एग्री दैट यू हैव एवरी राइट टू से वट एवर यू वॉन्ट टू से। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, वॉल्टेयर बोलते हैं, लेकिन मैं मरते दम तक इस बात से एग्री करूँगा दैट यू हैव एवरी राइट टू से वट एवर यू वॉन्ट टू से, कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर हम पुराना देखें तो इंडियंस थोड़े से इससे एक स्टेप आगे ही रहे हैं, दैट आई हैव माई ट्रूथ, यू हैव योर ट्रूथ एंड आई रिस्पेक्ट योर ट्रूथ। तो आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि यार जो तू बोल रहा है बोल तो तू घटिया ही बात रहा है, बट तेरे को राइट है पूरा। आप यहाँ तक जाते हो कि आप बोलते हो एक मेरा सच है, एक आपका सच है, आपका सच आपके पास पूरा राइट है उसको रखने का, मेरे पास पूरा राइट है मेरे सच को रखने का। तो जितने भी आइडियाज़ हैं उसको हमने उनकी सब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पर्सन 440 BC में लिख रहा है तो आपको ये समझना है कि आज आपके पास में बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है। आप 2021 में बैठे हो, आपके पास उस पर्सन का तो एक्सपीरियंस है ही है, पिछले 2500 साल में इनके आइडियाज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए, क्या क्या सोसाइटी में हुआ, क्या चेंजेस हुए, आप पीछे देख रहे हो तो आपको लग सकता है कोई आइडिया बहुत एब्सर्ड। यू नीड टू रियलाइज़ कि किसी भी थिंकर को हमने अगर पढ़ना है तो उनको उनके टाइम में जाकर पढ़ना है, और जब इवेल्युएट करना है बस तब हमने देख लेना है कि ये मॉडर्न टाइम्स में फिट हो रहे हैं आइडियाज़ के नहीं हो रहे। अगर आप इस तरह की चीज़ें अच्छे से करते रहेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी अच्छी, एग्जाम में आपका राइटिंग स्टाइल भी अच्छा रहेगा, ठीक। तो चलो क्विकली एक बार हम प्राइमर लगाते हैं। मैंने आपको बोला था कि प्लेटो तो एथेंस के थे, ही वॉज बॉर्न इन एथेंस एंड देन सो ऑन, बट स्टैगिरा के थे एरिस्टोटल, ही वॉज नॉट अथेनियन पर से, पर हुआ क्या था उनका कि वो प्लेटो के शागिर्द थे, वहाँ पे जाके उनसे पढ़े, और प्लेटो के साथ में भी उनका गजब का रिलेशनशिप था, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट एवरी स्टूडेंट शुड हैव विद द टीचर। वो क्या था, प्लेटो तो उनको वो बहुत मानते ही थे प्लेटो को, और उनके बहुत कामों में प्लेटो की झलक भी दिखती थी, स्पेशली इन द बिगिनिंग। बट ही सेड वन थिंग कि डियर इज प्लेटो बट डियरर इज ट्रूथ, एंड दिस स्टेटमेंट टॉक्स अ लॉट अबाउट प्लेटो हिमसेल्फ। कैसा वो गुरु रहा होगा जिसने अपने शिष्यों को इस चीज़ के लिए रेस किया कि यार मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, 100 चीज़ें जो मैं बोलूँगा, आप देर आर गोइंग टू बी डिफरेंसेस बिटवीन योर फिलोसफी एंड माई फिलोसफी, और से योर साइंस एंड माई फिलोसफी, बट वी मस्ट कम टू टर्म्स विद दिस थिंग कि यार आपको सच की खोज करनी है, ना कि मेरे चेले बन जाना है। तो बहुत बड़ी बात है, कोई गुरु गीता नहीं पकड़ाई उन्होंने प्लेटो ने कि बस इसको रटते जाओ और जो मैंने बोल दिया वो होली कुरान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्लेटो ने अपने बच्चों को रेस किया है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्लेटो खुद के पॉलिटिकल आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, रेडिकल आइडियाज़ दे रहे हैं, यूटोपियन आइडियाज़ दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल बहुत ही रियलिस्टिक है। आप देखेंगे एरिस्टोटल इतने रियलिस्टिक है कि सब चीज़ें बस ठीक रहें, पॉलिटिक्स सही रहे, एकदम बढ़िया रहे, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन बींग्स की असेसमेंट भी उनकी बहुत वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं साइंटिफिक असेसमेंट करूं, सोसाइटी की भी साइंटिफिक असेसमेंट करूं। सो ही इज़ नॉट फॉर सम सॉर्ट ऑफ रेडिकल चेंज। तो प्लेटो को पढ़ के इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो कुछ नई सी चीज़ एकदम कि अरे ऐसा करते हैं, वैसे वाली फीलिंग में है। एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड इज़ मोर इज़ गॉट इज़ मोर कंपोज्ड,
more scientific, more dull because of the obvious reasons, ठीक। तो आई होप आपको एक बेसिक सी चीज़ समझ आई कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। अब दूसरी हमने बात की थी इनके कामों की, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ही इज़ रिटन ऑन मोर देन 150 फिलोसफिकल टॉपिक्स, उसमें से भी 30-40 जो सर्वाइव किए हैं वही अपने आप पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद एक चीज़ जो हमने बात की थी वो की थी इनकी मेथडोलॉजी की। इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि प्लेटो की मेथडोलॉजी क्या थी, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ए ग्रेटर आइडिया, प्री कंसीव्ड कंक्लूजन मेरे पास में है, डिडक्टिव मेथड के थ्रू आई एम verifying my preconceived ideas. On the other hand, I've told you that when it comes to Aristotle, his methodology was very different. For example, मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल जब भी कुछ लिखते थे तो कैसे लिखा जा रहा था, वो वैसे लिखते थे कि ऑब्जर्वेशन शोज, मतलब अगर मतलब कोई भी उनको कुछ लिखना है तो ही मस्ट हैव सम एम्पिरिकल बैकिंग, ही मस्ट हैव सम साइंटिफिक बैकिंग टू इट। और ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी वो रिसर्च खुद ही कर रहे थे। इट इज सेड दैट ही हैड एम्प्लॉयड मोर देन 1000 पीपल फॉर रिपोर्टिंग टू हिम ऑन एनीथिंग ऑफ साइंटिफिक नेचर। कुछ भी खोज हुई है, सर के पास पहुंचो, सर ये चीज़ मिली है, ये नए टाइप की चीज़ मिली है। तो वेरी साइंटिफिक इन हिज approach, and he would not accept anything. He would just not accept anything except when he found that it was proven true empirically or scientifically. प्लेटो का अलग सिस्टम था। प्लेटो बोलते थे कि यार अगर मेरे को बात जम रही है, if I find something logical, if something is resonating with my idea, then I'm fine with it. But this dude, he wants everything to be empirically true. तो इनकी मेथोडोलॉजी में एक तो यही फ़र्क है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। एक और चीज़ के ऊपर जो मैंने बहुत बात की थी वो एक बार मैं दोबारा करना चाहता हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ आना चाहिए। टेलियोलॉजिकल, ही वॉज वेरी टेलियोलॉजिकल इन हिज अप्रोच। टेलियोलॉजिकल का मतलब क्या है, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हर चीज़ का एक कोई एंड पर्पस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीज, जैसे एक बीज ने एक पौधा हो जाना है, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, टेलियोलॉजिकल वैल्यू है। वो बीज है, उसको पौधा होना, नहीं तो वो बेचारा परेशान ही रहेगा। इसी तरीके से एरिस्टोटल जो है बहुत चीज़ों को समझाएंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, मतलब जो मैन है, मैन जो है वो ऐसे तो बस वो बीस्ट की तरह रहेगा या ऐसे ही रहेगा। वो मैन क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई लेनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्पज़ उन्होंने रखना ही रखना है। अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, जब हम बचपन से छोटे होते हैं, माई फ्रेंड कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही नीड्स फ्रेंड्स टू लिव इन दिस सोसाइटी, आई एंड रोहित आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। जो सोशल एनिमल आप बोल रहे हो, यहाँ पर जो एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मोर और लेस ब्रॉडली सेम ही बात कर रहे हैं। उस समय ऐसा तो था नहीं कि एक सोशोलॉजी ऑप्शनल है, एक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, एक हिस्ट्री ऑप्शनल है। मोटा मोटा इस तरह के वर्ड्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते थे। तो बोलते थे कि जो मैन है ना, मैन को चाहिए पर्पस। पर्पस कहाँ से मिलेगा? स्टेट से। वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आई होप आपको एक बेसिक्स आइडिया समझ आया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इनकी मेथोडोलॉजी में कुछ चीज़ें और भी की थी, दैट ही वॉज वेरी हिस्टोरिकल इन द सेंस कि कितने तो आइडिया उन्होंने प्लेटो के इसलिए डिस्कार्ड किए कि यार अगर ऐसा कुछ होना होता तो हिस्ट्री में हो चुका होता। अगर फैमिली इतना ही रिडंडेंट इंस्टीट्यूशन होता तो हिस्ट्री में अभी तक उसको डिस्कार्ड कर चुके होते। सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ही इज़ यूजिंग हिस्ट्री। सिमिलरली कंपैरेटिव तो आज हम देखेंगे ही। ये बताते हैं कि कितने तरह की सरकारें होती हैं, किस तरह की सरकार जो है वो बेस्ट होती है, किस तरह की सरकार वर्स्ट होती है, एंड सो ऑन, एंड देन एनालिटिकल एंड सो ऑन। तो आई होप आपको बेसिक से समझ आया इनकी मेथोडोलॉजी। अब इसके बाद आता है हमारे पास इनके मेन जो पॉलिटिकल वर्क्स हैं। मेन पॉलिटिकल वर्क्स में हम इनका करेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, आइडिया ऑफ हिज थ्योरी ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस। यहीं से आपको पता लग जाएगा थ्योरी ऑफ जस्टिस से कि हाउ एरिस्टोटल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था? जस्टिस का मतलब जैसे हम आज देखते हैं कि न्याय, प्लेटो का वैसा वाला आइडिया नहीं था। वो तो कोई गॉड्स आइडिया, कोई लाइट कि क्या फंडामेंटल चीज़ है जो पूरी दुनिया को चला रही है, किस तरह से, जैसे धरती है उसको घूमना है, अगर धरती नहीं घूमेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सन को हीट देनी है, नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक कोई फंडामेंटल लॉ है जो चीज़ों को चला रहा है। उस तरह का प्लेटो ने आइडिया ऑफ जस्टिस दिया था। क्या कि ह्यूमन सोल है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक है रीज़न, एक है करेज, एक है एपेटाइट, और ये 3 एलिमेंट्स जो हैं जिसमें रीज़न डोमिनेट कर रहा है, तो जस्टिस क्या बोलता है, एक फंडामेंटल लॉ क्या बोलता है कि जो रीज़न डोमिनेट कर रहा है वो रीज़न वाले काम करें, जो करेज डोमिनेट कर रहा है वो करेज वाले काम करें, जिनमें एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है वो एपेटाइट वाले काम करें। यही हमने किया था प्लेटो के केस में। ये जो है एरिस्टोटल, ये इनफैक्ट बात करेंगे उस तरह के जस्टिस की, द वे वी नो जस्टिस टुडे। मोटा मोटा ये क्या बोलते हैं जस्टिस होते हैं 2 तरीके के। एक जस्टिस है जिसको हम बोलते हैं जनरल जस्टिस। जनरल को आप क्या बोल सकते हो, यूनिवर्सल भी बोल सकते हो। दूसरा होता है पर्टिकुलर जस्टिस। नाउ दिस पर्टिकुलर जस्टिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है रेक्टिफाइंग जस्टिस, इसके बहुत सारे नाम और भी होते हैं, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये जो जस्टिस की थ्योरी देंगे ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम प्लेटोस जस्टिस। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं सबसे पहले तो जनरल जस्टिस, एक जो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, ये बोलते हैं कि देखो सिर्फ अच्छा क्या है ये जान लेना सफिशिएंट नहीं है। जस्टिस जो है वो सिर्फ वर्च्यू नहीं है, इट इज़ कंप्लीट वर्च्यू। मतलब क्या है? ये बोलते हैं कि इट इज़ जस्टिस इज़ नॉट वर्च्यू, इट इज़ वर्च्यू इन एक्शन। मतलब अच्छा क्या है ये जान लेना सफिशिएंट नहीं है। आइडियल क्या है कि अच्छा काम अपनाओ, यू नो व्हाट इज़ राइट, डूइंग राइट इन एक्शन। ट्रुथ क्या है ये जान लेना नहीं है जस्टिस, है क्या? ट्रुथ इन एक्शन। ये क्या बोल रहे हैं? वर्च्यू इन एक्शन। ये फ्रेज आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक? तो ये क्या बोलते हैं कि यार रैशनल कंडक्ट, रीजनेबल कंडक्ट इज जस्टिस। रीजन का होना, रैशनल होना जस्टिस नहीं है, बट है क्या? ट्रुथ जस्टिस नहीं है, ट्रुथफुल एक्ट जस्टिस है। तो क्या करना है? ये बोलते हैं कि अगर मैं आपको ओवर सिंप्लीफाई करके दूं, ये बोलते हैं कि व्हाट मेक्स अ वर्च्यू जस्टिस इज द प्रैक्टिस ऑफ दैट वर्च्यू। अब कोई अच्छाई है जो, उसको मैं प्रैक्टिस में कैसे लाऊंगा? मुझे ये तो समझ आ गया कि ब्रॉडर स्कीम पे अगर हम बात करें कि एक तो मैं बता रहा हूं भाई जस्टिस में कि दुनिया में एक सिटी स्टेट को जस्ट तरीके से अगर चलाना है तो जस्टिस क्या है? तो एक तो ये हो गया कि राइट चीज़ एक्शन में जब दिख रही है तो वो जस्टिस है। और एक बोलते हैं कि कभी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको अलग चीज़ बताऊंगा। तो पहले हम इसी की बात करते हैं। तो मुझे पता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे अपनी गाड़ी को रोक लेना जब रेड लाइट है, ये हो गया, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला ऐसा, ये हो गया आइडिया ऑफ ट्रुथ या आइडिया ऑफ व्हाट इज़ राइट, वर्च्यू। बट मैं ट्रैफिक सिग्नल पे सच में ऐसा रोकता हूँ अपनी गाड़ी, ये क्या हो गया? वर्च्यू इन एक्शन। तो ये क्या बोल रहे हैं इधर? बोलते हैं कि होना क्या चाहिए? लॉज होने चाहिए, उन लॉज का पालन हो रहा है। और वो लॉज कहाँ से आ रहे हैं? वो लॉज आ रहे हैं हमारे यूनिवर्सल जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे हिस्ट्री के आइडियाज़ हैं, विजडम ऑफ मैनी एंड विजडम ऑफ एजेस, उससे जो लॉज बने, उन लॉज का अगर सिस्टम में पालन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जस्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, यही आप दोबारा एग्जाम्पल लें, मान लो मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ ऐसे, और मैं आराम से यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई पर्सन यूं गाड़ी निकाल के ले जाता है, तो आई एम बीइंग मेड टू सफ़र समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। ये अनजस्ट सोसाइटी का सिग्नल है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अगर वो पर्सन जो है वो वहीं पर रुका हुआ है, लॉ इन एक्शन, फोर्स
वर्च्यू इन एक्शन है। अब आई एम नॉट बीइंग मेड टू सफर फ्रॉम समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब एवरीथिंग इज फाइन। नाउ कॉमन इंटरेस्ट, जो राइट क्या है, जस्टिस क्या है, गुड क्या है, इज इन दिस स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। इन जस्टिस में क्या है कि जस्टिस कंटेन्स व्हाट टेंड्स टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया जनरल आइडिया। अगर मेरे को बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझना है तो सिंपलेस्ट वर्ड्स में होगा कि जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, लॉज, नियम, कानून, उनका राइट तरीके से पालन करना, राइट लॉज बनाना और उनका राइट तरीके से पालन करना। ओके, सो दैट इज जनरल जस्टिस। तो नॉर्मली तो ये बोलते हैं कि सिस्टम ऐसा चलना चाहिए, पर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होना चाहिए। तो जनरल आइडिया मैंने दे दिया कि यार एक कंट्री है, बहुत सही है। क्यों सही है? वहाँ पर रूल्स की वैल्यू है, वहाँ पे लॉज की वैल्यू है। तो वहाँ पर अगर मैं एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो जनरल जस्टिस प्रिवेल करता है। लॉज कैसे बनते हैं? बहुत विजडम के साथ बनते हैं और उन लॉज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उनको फॉलो किया जा रहा है बाय द जनरल पब्लिक। तो क्या हो रहा है कि लोगों को एक राइट मिल रहा है, एक उनको एक चीज़ मिल रही है, क्या? राइट काइंड ऑफ सोसाइटी मिल रही है। राइट काइंड ऑफ सोसाइटी क्यों मिल रही है? क्योंकि सरकार जो है राइट काइंड ऑफ लॉज बना रही है और लोग जो है उन राइट काइंड ऑफ लॉज को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। लोग इस तरह के लॉज को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सही सेंस मिली है, प्रॉपर अच्छे से उनको सेंस मिली है कि कॉमन गुड ही ओनली गुड है, जो सबका सही है, सबके लिए सही है, वही मेरे लिए भी सही है। दूसरी चीज़, पर्टिकुलर सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? से मान लो एक तो हो गया रेक्टिफाइंग जस्टिस। ये बोलते हैं कि यार जस्टिस की थ्योरी ऑल टुगेदर एक मैं अलग थ्योरी दे रहा हूँ आपको, प्लेटो की कॉन्टिन्यूशन में नहीं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से जस्टिस होता है जब आपकी कंट्री लॉज के हिसाब से चलती है। वो तो हो गया मेरा एक जनरल आइडिया। उससे क्या है, एक वर्च्यू इन एक्शन है, सबका कॉमन गुड हो रहा है। दूसरी चीज़, ये बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में भी आपकी सोसाइटी में जस्ट तरीके से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसके लिए भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या आइडिया है? बोलते पहला तो ये रेक्टिफाइंग जस्टिस, ये किस बेसिस पे होना चाहिए? बोलते हैं प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये वो जस्टिस है जो आपको कोर्ट्स में मिलता है। किसी एक पर्सन ने किसी का बुरा किया है, अब उसने कितना बुरा किया है, क्या बुरा किया है, उस प्रोपोर्शन में उसको सज़ा मिलती है। मॉडर्न डे में भी यूज़ होता है प्रोपोर्शन में। क्लियर? अगर किसी ने से मान लो किसी बैंक में गए, सर इन्होंने मुझे चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक एक प्रोपोर्शन में पेनल्टी लगा देगा। बैंक ये नहीं, कोर्ट एक प्रोपोर्शन में पेनल्टी लगा देगा। कोर्ट ये नहीं करेगा कि इसको सजाए मौत दे दो। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो है ये हो गया रेक्टिफाइंग जस्टिस। ये जुडिशरी में मिलता है, ये हमारे काम का भी नहीं है फॉर द रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ, वी विल टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक कंट्री में, किसी भी एक कंट्री में ऑनर्स, किसी भी एक कंट्री में रिवॉर्ड्स, किसी भी एक कंट्री में जो भी आपने रिसोर्सेज देने हैं सोसाइटी में एलोकेट करने हैं, वो किस बेसिस पे किए जाएं? एरिस्टोटल बोलता है कि जस्टिस तब है जब आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या मतलब है? जब आपकी कंट्री में ऑनर्स, रिवॉर्ड्स, रिसोर्सेज एंड सो ऑन ये दिए जा रहे हैं किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के बेसिस पे दिए जा रहे हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं कि इट इज अ सिन टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। जिस बात पे हम सबकी सहमति भी है कि हाँ, अगर दो लोग बराबर हैं, दो पर्सन हैं, ये है 90% मार्क्स वाला और ये है 90% मार्क्स वाला, इन दोनों को आप अनइक्वली ट्रीट करो, ये गलत है। बिल्कुल सही है। एरिस्टोटल सेज वन मोर थिंग, इट इज इक्वली लाइक इट्स अ सिन टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली। अगर किसी और के हैं 70% और आप इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करोगे तो एरिस्टोटल उसको भी गलत मानेगा। एरिस्टोटल के हिसाब से डॉक्टर की और नर्स की सैलरी अलग होनी चाहिए। क्यों? डॉक्टर जो है उसकी ज़्यादा मेरिट है। इसलिए नहीं कि एरिस्टोटल के खुद के पापा डॉक्टर थे। पॉइंट समझने का है, उनको लग रहा है कि डॉक्टर जो है उसकी ज़्यादा मेरिट है। मेरिट का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था कि सोसाइटल कंसेप्शन, कि जो आपके अंदर टैलेंट है उसकी सोसाइटी कहाँ क्या वैल्यू करती है।
जो आपके अंदर टैलेंट है उसकी सोसाइटी क्या वैल्यू करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी एन अमेजिंग क्रिकेटर और जर्मनी में आपको कोई पूछेगा नहीं। इसका मतलब आप विराट कोहली से स्ट्रॉन्गर क्रिकेटर हो पर जर्मनी में कोई नहीं आपको पूछ रहा। क्यों? आपके अंदर टैलेंट तो आज भी है, ऐसा थोड़ी है कि आपको क्रिकेट नहीं खेलना आ रहा। पर जर्मनी की सोसाइटी क्रिकेट को मेरिट के साथ नहीं देखती। ऑन द अदर हैंड, यू कैन बी एन अमेजिंग फुटबॉलर, जर्मनी में आपकी बहुत वैल्यू होगी, इंग्लैंड में एंड ऑल दिस नेशंस, पर इंडिया में कौन पूछेगा? क्योंकि इंडिया में इस टैलेंट की मेरिट नहीं है, इसको मेरिटोक्रेसी के थ्रू उस सेंस में नहीं देखा जा रहा। तो एरिस्टोटल के हिसाब से क्या था, अब एरिस्टोटल को ये नहीं लगता था ना कि यार आने वाले सिविलाइजेशंस इतनी एक गधी होंगी कि इनको ये नहीं पता होगा किस चीज़ के साथ वैल्यू अटैच करनी है, किस चीज़ के साथ नहीं करनी। ये तो अब उसको नहीं पता था, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोल दी कि यार सोसाइटी है, लोग समझदार होंगे, समझदार लोगों को ये पता ही होगा कि किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना है, किस चीज़ को कम करना है। तो मेरिट के बेसिस पे जिस चीज़ की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ज़्यादा मेरिट है, जिस पर्सन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी, उसको आप दोगे रिवॉर्ड, उसको आप दोगे ऑनर, उसको आप दोगे टाइटल्स, उसको आप दोगे ये लो जी 1 करोड़ रुपए का सम्मान। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये बोलता है मैं तब मानूंगा। अब 2 चीज़ें आपको समझनी है। अगर मान लो आपके सोसाइटी में 2 डॉक्टर्स हैं और 500 नर्सेज हैं, तो आपको पता ही है कि यार अगर हम इनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, इनको कम मिलेगी। अगर कल को उल्टा हो जाए, आपके सोसाइटी में 2 नर्स हैं और 500 डॉक्टर्स हैं, अब क्या होगा? अब इनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, शायद इनको कम सैलरी मिलेगी। इसलिए नहीं कि इनका नंबर ज़्यादा है या इनका नंबर कम है, इसलिए नहीं कि अब इनका नंबर कम हो गया ज़्यादा हो गया, इसलिए कि अब इनके टैलेंट को ज़्यादा मेरिट मिल रही है, इनके टैलेंट को कम मेरिट मिल रही है। यहाँ पर इनके टैलेंट को ज़्यादा मेरिट मिल रही थी। और इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा हमेशा ऐसा ही होगा कि नंबर गेम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक राइट नाउ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन टीचर्स मेरे जैसे ज़्यादा हैं और घर में काम करने वाले मिलते नहीं। ठीक, आप खुद ही लगे होते हो घर पे झाड़ू पोछा लगाने। पॉइंट इज़ कि चाहे ये नंबर में कम हो और चाहे ये नंबर में ज़्यादा हो, फिर भी ऑनलाइन टीचर्स के पास ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, उनको आप लेक्चर के ज़्यादा पैसे दे देते हो कंपेयर टू इनके। तो ये ज़रूरी नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करेगी। अगर वो कर भी रही है तो वो क्या बोलेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई यही तो बता रही है कि किस चीज़ की ज़्यादा मेरिट है, किस चीज़ की ज़्यादा सोसाइटल वैल्यू है। तो आपको ये आइडिया समझना है। ओके, तो एरिस्टोटल के हिसाब से एक बार सिर्फ इनका जस्टिस का आइडिया आपको समझना है, बाकी सब तो मजाक है। एरिस्टोटल के हिसाब से आपको मजाक इन द सेंस की बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। एरिस्टोटल के हिसाब से जस्टिस क्या है? जस्टिस है 2 तरीके का, एक है यूनिवर्सल या फिर जनरल जस्टिस और एक है पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर जस्टिस जो सिचुएशन स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल जो हम बोल रहे हैं कि एक कॉमन ब्रॉडर आइडिया। तो ब्रॉडर आइडिया क्या है? लॉज हों और उनका वर्च्यू इन एक्शन, उनका प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं वो लॉज, लॉ बेस्ड सोसाइटी एक चल रही है प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो ये एक जस्ट सिस्टम है जहाँ पे वर्च्यू इन एक्शन है, अच्छाई दिख रही है एक्ट्स में, उससे क्या होगा? कॉमन इंटरेस्ट सबका फॉरवर्ड जाएगा। दूसरा है पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर जस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रेक्टिफाइंग जस्टिस मतलब क्या हो गया इसका? वो जो आपको जुडिशरी में मिलता है, वो जस्टिस जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, जज साहब उस ज़्यादती को अनड्यू करेंगे, क्या वो अनडू करेंगे, कैसे करेंगे? चलो जी, प्रोपोर्शनल सिस्टम के साथ में। और दूसरा क्या है? पर्टिकुलर सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आज हमने टाइटल देना है किसी को सोसाइटी में, ऑनर देना है, पैसे देने हैं, रिवॉर्ड करना है, किस बेसिस पे किया जाए? जॉब देनी है एंड सो ऑन। तो ये क्या बोलते हैं? मेरिट के बेसिस पे। मेरिट क्या है? ये बोलते हैं टैलेंट मेरिट नहीं है। अब मैंने आपको एग्जांपल आते ही दे दिया था कि अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो तो भी आप में टैलेंट है, पर आप जर्मनी में हो तो वो मेरिट नहीं लेके आ रहे हो आप। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट वाज हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एरिस्टोटल का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है
इट्स वेरी वर्ल्डली, दुनिया की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहे हैं। प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो बहुत अदर वर्ल्डली था, अगर आपको याद हो कि इस तरह से होता है, ह्यूमन सोल होती है एंड सो ऑन। ये तो काफ़ी नॉर्मल तरीके की बात कर रहे हैं कि हाँ यार ये जस्टिस है, ये जस्टिस नहीं है। तो इनके जस्टिस में बहुत लीगल डायमेंशन है। हिज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अगर आप इसकी बात करो तो आप वैसे अदरवाइज इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते, चलो एक बहुत अलग सी बात हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को अगर आप देखो और मॉडर्न डे में आप इंडिया की बात करो, आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। क्यों? आप सिर्फ और सिर्फ मेरिट को, सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन की मेरिट को तो आप सिर्फ तब ही वो कर पाओगे, ऑनर कर पाओगे या क्राइटेरिया बना पाओगे किसी भी रिवॉर्ड का, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। एरिस्टोटल को अगर कोई जाके बोलता कि सर मेरिट के बेसिस पे कि 90% मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, हम इस बेसिस पे नहीं देखते हैं, हम हिस्टोरिकल जो भी इनजस्टिस हुए हैं उसको देखकर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन लेके आए हैं। एरिस्टोटल को कोई कन्विंस करवा के दिखा दो इस बात पे। इनइक्वालिटी जो है ऐसे वाली, जो स्ट्रक्चरल ऐसे वाली इनइक्वालिटी है, इनको तो ये कुछ मानते ही नहीं थे। ये वो लोग हैं जो स्लेवरी में मानते हैं, ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि वुमेन को भी घर में रहना चाहिए। इनको ये सब चीज़ें नहीं चमकेंगी। इनफैक्ट शायद उल्टा ही ना हो जाए, अगर आप इनको बोलोगे ना कि सर ये 90% जिस पर्सन के मार्क्स आए हैं और जो 60% मार्क्स आए हैं, ये 60% वाले के साथ में एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस किया है। बोले हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्या? कि इनकी कास्ट को ऐसा माना गया है कि ये पुराने टाइम से कि दे आर नॉट केपेबल इनफ। शायद एरिस्टोटल और सीरियसली हो जाए। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो, मतलब अगेन अभी ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो तो ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा फिर तो ऑल द मोर रीजंस टू गिव इट टू हिम, क्योंकि वो लोग हैं जो मान के चलेंगे कि अच्छा यार कुछ प्रॉब्लम रहेगी इनमें, कुछ प्रॉब्लम रही होगी इनमें, इनके अंदर कोई, जिसको बोलते हैं ना करुणा, या वैसे वाली जिसको आप बोलते हो ना कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि यार एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने वाली जो चीज़ है वो इतनी इनके अंदर स्ट्रांग नहीं है। तो इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री में प्योरली मेरिटोक्रेसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑनर्स, दिस एंड दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो लाना बहुत मुश्किल है। हमारी कंट्री में क्या है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पहले क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो कंट्री बहुत बड़ी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि फिर आप एक आइडिया ऑफ जस्टिस लेके आ सको। तो हमारी कंट्री में अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है। प्लेटो के जस्टिस से हम एरिस्टोटल के जस्टिस को बहुत ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्लेटोज जस्टिस वॉज ऑल अबाउट ड्यूटीज़, कि रीज़न वाला पर्सन अपनी ड्यूटी निभाए, करेज वाला पर्सन अपनी ड्यूटी निभाए, एपिटाइट वाला पर्सन अपनी ड्यूटी निभाए। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल जस्टिस इज अबाउट राइट्स, कि मुझे लॉज के अंडर, बढ़िया कॉमन गुड के अंडर मैं रह रहा हूँ, पर्टिकुलर जस्टिस भी मुझे मिल रहा है कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ तो मुझे कोई भी अगर मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है वो रेक्टिफाई हो रहा है इन प्रोपोर्शन। कितना किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाया उसके बेसिस पे जज साहब अपना फैसला सुना रहे हैं, या कितना मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया उसके प्रोपोर्शन में जज साहब मुझे पनिशमेंट सुना रहे हैं। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इधर क्या है एरिस्टोटल के हिसाब से कि मुझे सोसाइटी में क्या मिलेगा, मुझे इस स्टेट से क्या मिलेगा, क्या ऑनर मिलेंगे, क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या जॉब्स मिलेंगी, वो डिपेंड करेगा मेरी मेरिट के ऊपर, ना कि किसी और फैक्ट के ऊपर। तो पहले तो इनका यही डिफरेंस समझ आ गया। दूसरा क्या है कि प्लेटो की बहुत फिलोसफिकल मॉरल सी वो थी, थ्योरी थी, एरिस्टोटल की बहुत लीगल थ्योरी है। बात एक वो भी है, सिमिलैरिटी भी है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव की जस्टिस की बात कैसे करें कि प्लेटो के हिसाब से जो करेज वाली जॉब्स हैं वो उन लोगों को मिलनी चाहिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो। जो रीज़न वाली जॉब्स हैं वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो जिनमें रीज़न है। जो प्रोडक्शन वाली जॉब है वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो जिनमें एपेटाइट है। सिमिलरली यहाँ पे एरिस्टोटल हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स मेरिट। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि प्लेटो थोड़े फिलोसफिकल थे, ये थोड़े साइंटिफिक है। नाउ नेक्स्ट जो हमें करना है, अब सब बिल्कुल आसान है, ये भी आसान ही था ऐसे तो। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आप समझ लें तो ज़्यादा इजी है।
जो प्लेटो थे उनका कॉमनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो उन्होंने प्रपोज किया, वो तो बोल रहे थे कि गार्डियन क्लास को कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए। एरिस्टोटल को ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। इनको लगता है कि यार प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ ये थोड़ी है कि एक पीस ऑफ लैंड है। प्रॉपर्टी लोगों को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन होना एक इंट्रिंसिक, मतलब एक वो है, उसकी पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी है। जो प्रॉपर्टी है वो आपको ये फील कराती है कि हाँ ये मेरी पोजेशन मेरी है, ये ओनरशिप मेरी है, अब मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है प्रॉपर्टी होना। तो सबसे पहले तो इसको यही लगता है कि यार प्लेटो ने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो क्या है? वो बोलते हैं कि कुछ बैलेंस आइडिया नहीं दिया उन्होंने प्रॉपर्टी में ही। आप देख लो, पहले तो वो एक क्या चीज़ कर रहे हैं, जो तो प्रोडक्शन क्लास है उनको तो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी रख लो, गार्डियन क्लास को बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं रखो। अब आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, गार्डियन क्लास के पास कोई पर्सन आएगा, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो बोलेगा सर हमारे ऊपर वो दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया। बोलेगा हाँ यार आ रहा हूँ यार, कौन सा मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो कोई ले जाएगा? हाँ यार आ रहा हूँ यार, कौन सा मेरी कोई औलाद है जिसको कोई मार देगा? वो बोल रहे हैं कि ये बैलेंस ही नहीं बना रहे। वो रूलर और ऑक्सिलरी क्लास जो है उसको प्रोडक्शन भी नहीं करनी, कंफर्ट भी सारा मिल रहा है, और एक और चीज़ हो रही है कि सेंस ऑफ किसी चीज़ का इतना अटैचमेंट भी नहीं है। अब प्लेटो ने तो बोला कि यार उसको सारी कंट्री के साथ ही अटैचमेंट होगी। बोल रहा नहीं होती भाई, नहीं होती। ये आपको लग रहा है वन पर्सनस नहीं, नो एवरी मैन्स चाइल्ड बिकम्स नो मैन्स बेबी। जो सभी का है उससे किसी को प्यार नहीं होता, ठीक। तो वो बोलते हैं कि जो मैन है ना, मैन मस्ट ईट, बंदे को खाना खाना है, बंदे को कपड़े पहनने हैं, बंदे को छत चाहिए। अब इन ऑर्डर टू हैव दीज थ्री थिंग्स, बंदे को खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, छत चाहिए, इन सब के लिए पर्सन को क्या चाहिए? एक प्रॉपर्टी को ये बहुत अच्छे में देखते हैं। ये बोलते हैं कि यार प्रॉपर्टी तो एक वर्च्यू है, नेसेसरी है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इज अ स्टोर ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरी और यूजफुल इन लाइफ इन द एसोसिएशन ऑफ सिटी एज अ हाउस होल्ड। प्रॉपर्टी का इनका व्यू और प्लेटो का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। प्लेटो कैसे देख रहे थे? प्लेटो देख रहे थे कि सोर्स ऑफ वाइस, पर्सन जो है रूलिंग क्लास है, उनको लगता है मैं और प्रॉपर्टी बना लूँ, ये उसको अच्छा देख रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं जो एरिस्टोटल में मानती हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में प्रॉपर्टी भी आप जितनी मर्जी कमाओ, यूएसए में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट थिंग्स इज़ हाईली, मतलब एटलीस्ट इन थ्योरी अगर हम बोले तो सिर्फ मेरिट पे ही बेस्ड होता है। तो काफ़ी एरिस्टोटल के आइडिया से यूएसए को आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी में ना कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी बताते हैं, और कुछ गांधी जी की तरह ट्रस्टीशिप के आइडियाज़ भी देते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं पहली प्रॉपर्टी है वो, मतलब कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है? कहते हैं कि एक तो ये लगा लो आप, सिंगल ओनरशिप, प्रॉपर्टी मेरी अकेले की है, सिंगल ओनरशिप एंड सिंगल यूजेज। मेरी ही प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल ओनरशिप है और इंडिविजुअल यूज है, ठीक। ये तो क्या ही खराब सिचुएशन है। उस समय रहा होगा कोई सिस्टम ऐसा कि कोई प्रॉपर्टी है, ये मेरी है ना, मैं खुद इसको मैं यूज़ करूँ ना करूँ, कोई और इसको यूज़ नहीं करेगा। इससे क्या हो रहा है? वो बोलते हैं कि यार अगर आप देखो तो भगवान ने हम सबको धरती पे उतारा था, इसलिए थोड़ी उतारा था कि यार फिर उसके बाद कोई एरिया, कोई पर्सन बोल देगा ये मेरा है और बस यहाँ पे अब कोई नहीं आएगा। तो इसको ये काफ़ी ख़राब मानते हैं, सिंगल ओनरशिप सिंगल यूजेज। इसका एक और एग्जांपल आप ये लगा लो, इंडिया में कितनी ज़्यादा होमलेसनेस है, बच्चे सड़कों पे घूम रहे होते हैं। मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 5000 घर हैं। वैसे तो ये आर्गुमेंट कितना भी आगे लेके जा सकते हैं हम। मान लो, मैं आपको समझाता हूँ और इसका फ्लॉ भी बता दूंगा मैं आपको। मान लो एक पर्सन है जिसके पास 5000 घर है, लेकिन वो बोलता है मेरे घर है, मैं ताला लगा के रखूँगा, मैं नहीं किसी को देता। तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये इस सिचुएशन की बात हो रही है कि मेरी ओनरशिप है, मेरा ही यूजेज है, मैं नहीं किसी से शेयर करता। इसको एरिस्टोटल अच्छा नहीं मान रहे। बट मैं इसी का आपको एक काउंटर आर्गूमेंट दे देता हूँ कि वो पर्सन ये भी तो बोल सकता है कि ठीक है यार, 5000 घर है मेरे पास, उसके पास 100 घर हैं, उसको बोलो वो अपने 99 में रख ले, मैं अपने 5000 में रख लूँगा। फिर 100 घर वाला पर्सन क्या बोलेगा किसी दूसरे पर्सन को कि यार एक सेकंड, उस पर्सन के सामने देख रहे हो, उनके पास एक ही घर है
उसमें 4 कमरे हैं लेकिन उनके घर में 3 लोग रहते हैं, उनको बोलो कि अपने 3 कमरों में जो होमलेस लोग घूम रहे हैं इनको बिठा ले, मैं अपने 500 कमरे दे दूंगा। ये अपने 100 कमरे दे देगा तो वो अपने 1000 कमरे दे देगा, 5000 कमरे दे देगा। तो एक तो हमारे अंदर ये पर्सनली एज एन इंडिविजुअल ये रहता ही है ना कि जिस दिन मैं जितना अमीर हो जाऊंगा उस दिन मैं भला करूंगा सोसाइटी का, जिस दिन मैं अंबानी बन जाऊंगा उस दिन मैं अपनी वेल्थ शेयर करूंगा। आज तो मेरे पास होंडा सिटी ही है, आज मैं क्या करूं? तो उसका फ्लॉ ये आर्गुमेंट का कि ठीक है, तो इसका मतलब जो पर्सन ऑल्टो वाला है उसको तो आप अंबानी लग रहे हो, और जो साइकिल वाला उसको ऑल्टो वाला अंबानी लग रहा है, एंड सो ऑन। तो आपको कुछ करने की, कहीं पे पहुंचने की वेट नहीं करनी टू वर्क फॉर द सोसाइटी। एनीवेज, ये इसको काफ़ी ख़राब मानते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल यूसेज, ये डेंजरस सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के टाइप्स में एक और बताता हूं तुम्हें, कॉमन ओनरशिप और सिंगल यूजेज। ठीक, ये कहाँ पे हो सकता है? मैंने कॉम्युनिस्ट रिजीम बना दी, सोशलिज्म वाले रिजीम बना दी, चाइना की तरह, रशिया की तरह, कॉमन ओनरशिप हो गई, सारा की सारी अब जो कंट्री है या प्रॉपर्टी है वो सबकी कॉमन है। पर इवेंचुअली फिर हमें क्या दिखता है कि यूज़ कौन कर रहे हैं? कुछ चुनिंदा फ्यू, या सिंगल ओनरशिप हो रही है। ये भी सिचुएशन को अच्छा नहीं मानते प्रॉपर्टी की सिचुएशन को। एक तीसरी सिचुएशन वो क्या बोलते हैं? कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूजेज। इसका मतलब क्या है कि सबकी ही प्रॉपर्टी है, कॉमन ओनरशिप है, सभी उसको यूज़ कर रहे हैं। ये ना प्रैक्टिकली होता नहीं है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोग, हम लोग, हम एक ही बात है। अपने घर की बालकनी में 2 गमले भी होते हैं, उनके ऊपर भी पूरी बागबानी, पूरा गार्डनिंग करते रहते हैं लोग। अपनी जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर फिर वो आपको अपना लॉन भी अपना लगता है, अपनी गार्डन भी अपना लगता है, अपने पौधे भी अपने लगते हैं। लेकिन आपके घर के सामने या कहीं पे भी आप सड़क पे चल रहे हो, एक बहुत बड़ा गार्डन है, कभी आपको अंदर से निकलता नहीं है, या अगर आइडिया आ भी जाए तो कभी एक्शन में नहीं आता कि यार ये गार्डन है, मैं काम करता हूँ, मैं सारे गार्डन को एकदम सुंदर कर देता हूँ। क्यों?